स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था जी लेंज़ेस लॉ और साथ हमने किया था फैराडेस लॉ। अब उसी चीज़ को हम आगे यूज़ करके हम एक नई चीज़ फाइंड कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। असल में म्यूचुअल इंडक्शन अप्लाई होती है हमारी डेली लाइफ के इंस्ट्रूमेंट्स के डेली लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनमें से दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है आपका ट्रांसफार्मर। अब आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर तो बाहर गली में लगा हुआ है, हमारे डेली की लाइफ में किस काम का। हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है उसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 वोल्ट को आपके मोबाइल के तकरीबन 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। दूसरा आपके घरों में पड़ा हुआ स्टेबलाइज़र जो आपने अपने एयर कंडीशनर के साथ या फिर अपने फ्रिज के साथ अटैच कर रखा है, उसके अंदर उसके साथ भी हमने वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर उसके अंदर लगा रखे होते हैं दो। तो उसी चीज़ को हम आज सीखेंगे कि असल में उनके अंदर हो क्या रहा होता है, और फिर जब हम इस चैप्टर के एंड पे ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान में। तो इसमें कितनी कॉइल्स इन्वॉल्व होंगी? देयर मस्ट बी 2 कॉइल्स। सो लेट्स ड्रॉ कि वो दोनों कॉइल्स किस तरह से होंगी। तो सपोज़ करें जी हमारे पास एक कॉइल है कुछ यूँ। इसको कॉइल को हमने बनाने के लिए किया गया है, हमने इसको लपेट दिया है एक वायर को किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। हमने क्या किया है? हमने इसको लपेटा है एक वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप यूँ कंसिडर करें कि ये आयरन का पीस है, एक आयरन की बार है और उसके ऊपर हमने एक वायर को वाउंड कर रखा है। तो यूँ हमने एक कॉइल डिज़ाइन की, सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये जो सॉफ्ट का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हार्ड आयरन क्या होता है और सॉफ्ट आयरन क्या होता है। आयरन के अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनमें से एक मुझे नाम याद है, रॉट आयरन, और एक उसकी प्योर फॉर्म भी कोई होती है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक उसमें से होता है जी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिज़िक्स में सॉफ्ट आयरन क्या चीज़ है? या आयरन की वो टाइप जो बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, जल्दी से मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होती है। तो इसके ऊपर हमने एक वायर को वाउंड करना है। जब हम वो वायर वाउंड करेंगे तो आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, असल में आप क्या कर रहे हैं, आपने वायर को वाउंड किया हुआ है ना, तो आपको वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही हो, तो यूँ आपको कुछ इसके ऊपर वो अपेयर होगी। मैं क्लियर डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने जब पेपर में बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर डायग्राम ड्रॉ करें, जस्ट लाइक दिस। उसका थोड़ा सा 3D व्यू टाइप आना चाहिए। तो ये आपने इसके ऊपर एक वायर को वाउंड कर रखा है और यहाँ से उसका एक आपने इजेक्टिंग टर्मिनल दे दिया, और सेम इसी तरह यहाँ से भी आपने इस वायर को यूँ पीछे से ला के यहाँ पर आपने एक उसके लिए इजेक्टिंग टर्मिनल प्रोवाइड कर देना। और इस वायर को हमने दूसरे एंड पर अटैच कर रखा है एक बैटरी के साथ। दूसरे एंड पर हमने इसको अटैच कर रखा है एक बैटरी के साथ, और एक साइड पे तो डायरेक्ट जो बैटरी ही लगी है, दूसरे साइड के ऊपर डायरेक्ट बैटरी नहीं है। बीच में हमने लगा रखा है रियोस्टेट। रियोस्टेट यहाँ पर क्या काम करेगा? रियोस्टेट यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर का काम करेगा और वो करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तब करंट कम, जब रेजिस्टेंस कम तब करंट ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने बीच में लगा रखी है एक बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिए। बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरे एंड पर नेगेटिव है। बहरहाल इस चीज़ से फ़र्क मेरा नहीं ख्याल के पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और यहाँ पर आपने लगा रखा है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या चीज़ है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो रियोस्टेट यहाँ पर क्या करेगा? करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेगा। ये जो कॉइल है जिसको आपने बैटरी लगा रखी है, दिस कॉइल इज़ कॉल्ड, दिस इज़ प्राइमरी कॉइल। दिस इज़ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया, इसका हम नाम दे देते हैं वीपी। यूज़ नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट मूव कर रहा है दैट इज़ आईपी, ये करंट की डायरेक्शन। और प्राइमरी कॉइल के ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दे आर एनपी।
ठीक है, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट अभी से बनाएं ताकि जब आप नेक्स्ट पढ़ें ट्रांसफार्मर का टॉपिक तब वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले जी प्राइमरी कॉइल होती क्या है, प्राइमरी कॉइल कहते किसको है? प्राइमरी कॉइल वो कॉइल है विच इज़ अटैच्ड विद द पावर सोर्स, विच इज़ अटैच्ड विद एन एनर्जी सोर्स कह लें या अटैच विद द बैटरी, कि जिसको आपने बैटरी के साथ अटैच कर रखा है, उस कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल कहते हैं। फिर इस प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होता है? इट हैज़ अ रियोस्टेट। इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर एक और कंपोनेंट लगा हुआ है रियोस्टेट। रियोस्टेट यहाँ पर क्या करेगा? रियोस्टेट विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। रियोस्टेट it will change primary current continuously. It will change primary current continuously, कि ये प्राइमरी करंट को कॉन्टीन्यूसली चेंज करेगा, IP प्राइमरी करंट। और फिर इसके साथ हम नीचे वो फैक्टर्स मैं पूरे लिख देता हूँ, वेयर NP, IP, VP and PP. NP, number of turns of the primary coil, number of turns of primary coil, the primary coil के number of जो turns हैं they are NP, IP that is primary current, VP प्राइमरी वोल्टेज, कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, PP प्राइमरी पावर, कि जितनी पावर बैटरी डिलीवर करती है प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी पावर। उसके बाद phi-P flux of the primary coil, phi-P flux of the primary coil, flux of primary coil, अब हमने करना क्या है? प्राइमरी कॉइल के अंदर रियोस्टेट लग गया, इट विल चेंज द करंट कॉन्टीन्यूसली। कैसे चेंज करेगा सुन लें। आप इस टर्मिनल को करीब ले आएँ, करंट बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम यूज़ होगी। आप इस टर्मिनल को अवे ले जाएं, करंट कम हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ गई। करंट मुसलसल चेंज हो रहा है। करंट के मुसलसल चेंज होने पे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? असल में हम करंट को मुसलसल चेंज करके इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कभी कम कर रहे हैं, कभी हम उसको ज़्यादा, ठीक है। हम करंट की वैल्यू को चेंज करके कॉइल के अंदर करंट को कभी कम या ज़्यादा करके हम मैग्नेटिक फील्ड को कभी बढ़ा लेते हैं, कभी हम उसको कम कर लेते हैं। जब करंट कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। एम्पेयर सर्किटल लॉ, वहाँ पर आपने ये बात पढ़ी थी कि जितना ज़्यादा करंट होगा बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा, करंट कम होगा बी की वैल्यू उतनी कम। सो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। डायरेक्शन सेम रहेगी, नॉर्थ यहाँ रहेगा, साउथ यहाँ रहेगा। आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से जब करंट पास करेगा यूँ, आप इस कॉइल के यूँ ग्रैब करेंगे, नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनता है। तो करंट की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, ऑपोजिट साइड पे साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से एमिट होंगी और नॉर्थ से एमिट होकर कहाँ जाएंगी? साउथ की तरफ। जबकि सॉलिनॉइड के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम उन लाइंस को ड्रॉ करें तो वो लाइंस कुछ यूँ ड्रॉ होंगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम कुछ यूँ ड्रॉ करेंगे। अब आप क्या करें, आप इसके सामने एक और कॉइल रखें, ठीक है।
हम इसके सामने यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और कॉयल रखेंगे और उस कॉयल के अंदर B की वैल्यू चेंज करेंगे। और वो कॉयल कौन सी है? दैट कॉयल विल बी सेकेंडरी कॉयल। और उसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर एक और कॉयल ड्रॉ करेंगे और वो कॉयल कौन सी है? दैट कॉयल इज सेकेंडरी कॉयल। और कॉयल को हमने इस तरह से प्लेस करना है कि वो पहली कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी कॉयल। दूसरी कॉयल के ऊपर उसकी तरह सॉफ्ट आयरन कोर और उसके ऊपर हमने वाउंड की हुई है एक वायर, और उसकी सिचुएशन भी कुछ यूँ ही है। अच्छा, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं या नहीं, ठीक है। वो नंबर ऑफ़ टर्न्स इफ़ेक्ट करेंगे करंट की वैल्यू को, ईएमएफ की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। आपने वहाँ पर पढ़ा था फैराडेज लॉ के अंदर कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं ईएमएफ उतनी ज़्यादा इंड्यूस होती है। तो यहाँ पर भी करंट के लिए एक उसी तरह आपने ड्रॉ कर देना है सोर्स, कि यहाँ से करंट के लिए आपने एक पाथ ड्रॉ कर देना है, एक हमने यहाँ से ड्रॉ कर देना है। एंड नाउ द सर्किट उसके साथ टच नहीं करना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कॉइल्स को आपस में टच नहीं होने देना विदाउट टचिंग। यही तो बात हमने यहाँ पर सीखनी है कि हमने दो कॉइल्स को एक दूसरे के साथ टच भी नहीं होने दिया और ईएमएफ भी एक से दूसरे में प्रोड्यूस करवा ली। तो अब होगा क्या? यही नंबर ऑफ लाइन्स कॉइल में से पास करेंगी और इस कॉइल में हमने करंट की डिटेक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, एंड यू नो इट वेरी वेल, दैट इंस्ट्रूमेंट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल पे हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो यूँ होगा, यही इस म्यूचुअल इंडक्शन का कोर है, हार्ट। कैसे? आपने किया क्या, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट ज़्यादा है तो बड़ा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट के कम होने पे कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बिहेव कर रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा इस कॉइल में से ज़्यादा लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इस कॉइल में से कम लाइंस पास करेंगी। लाइंस की तादाद चेंज हो गई, फ्लक्स चेंज हो गया। लाइंस की तादाद चेंज हो गई, फ्लक्स चेंज हो गया। अब ये जो कॉइल है, इस कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। व्हाट इज दिस कॉइल? दिस इज सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट पर आपने उस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, वो फ्लक्स किस तरह चेंज कर रहे हैं कि आप प्राइमरी के करंट को चेंज कर रहे थे। प्राइमरी का करंट चेंज होने पे जब करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, करंट कम होता है तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस कॉइल के ऊपर क्या हो रहा है, कभी इसमें से लाइन ज़्यादा पास करती हैं, कभी कम करती हैं, फिर ज़्यादा हो जाती हैं, फिर कम, बिकॉज आप रियोस्टेट से मुसलसल इस करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो जब इस कॉइल का जब फ्लक्स चेंज होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कि एक कॉइल का आपने करंट चेंज किया तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। बाय चेंजिंग द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल, इन द सेकंड कॉइल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कि एक कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करने पर दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये है सेकेंडरी कॉइल। तो उसी तरह जिस तरह आपने इसके लिए लिखा, सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल है जिसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। तो सेकेंडरी कॉइल की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सेकेंडरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल है जिसके अंदर आप लोगों ने एक तो गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है और दूसरा जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड। सेकेंडरी कॉइल की प्रॉपर्टीज, ईएमएफ induces in it, इसके अंदर EMF इंड्यूस होती है। अब यहाँ पर NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद
IP current, induced current of the secondary coil IS secondary current. IS क्या चीज़ है? IS is the secondary current. उसके बाद VS secondary voltage. उसके बाद PS, not the PlayStation, PS secondary power. PS secondary power. Last 5S secondary flux. 5S क्या चीज़ है? That is secondary flux. तो ये हो गए पैरामीटर्स. अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर. मैथमेटिकली एक ही चीज़ बस ध्यान में रखनी है. इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस करंट पे. आप जितनी तेज़ी से करंट चेंज करेंगे फ्लक्स भी उतनी तेज़ी से चेंज होगा. जितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा EMF उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. ठीक है, यहाँ पर हम प्रूफ कर लेते हैं इसका. तो सबसे पहले आपने लिखनी है जी फैराडेज लॉ की इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आपने वहाँ पर पढ़ा था कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस होगी वो EMF किसकी इक्वल होगी? दैट EMF विल बी इक्वल टू सेकेंडरी EMF. क्यों? EMF कहाँ पर इंड्यूस हो रही है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर. EMF सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होगी. तो VS की जगह आप बेशक ES लिख दें, सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी EMF एक ही बात है. सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी EMF एक ही बात है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने कोई बैटरी शैटरी यूज़ नहीं की. ठीक है, प्राइमरी के अंदर हो सकता है फ़र्क हो जाए, हो सकता है फ़र्क हो, सेकेंडरी के अंदर फ़र्क नहीं होता. जितनी पहले की उतनी दूसरे का EMF होता है. तो EMF ऑफ सेकेंडरी विल बी इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T. ये अब N किसका होगा? EMF कहाँ इंड्यूस हो रही है? सेकेंडरी में. तो N डेल्टा फाई भी किसके होंगे? सेकेंडरी कॉइल के ही होंगे. जिस कॉइल में EMF इंड्यूस होगी उसी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, उसी का फ्लक्स. ठीक है, ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई S ओवर T. ये फैराडेज लॉ से इक्वेशन लिखी कि सेकेंडरी में जो EMF प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू NS फाई S ओवर डेल्टा T. अब हम ये रिलेशन देखते हैं कि NS फाई S की वैल्यू कितनी होगी. अगर हम देखें तो NS फाई S को चेंज किसने करना है? प्राइमरी के करंट ने. NS फाई S, यहाँ पर जो फाई S की वैल्यू चेंज होनी है वो किसने करनी है? वो इस प्राइमरी करंट ने करनी है. तो प्राइमरी करंट जो वैल्यू चेंज कर रहा है तो हम उसको यूँ लिख लेते हैं कि N फाई, ये किस N फाई कि सेकेंडरी का जो फ्लक्स और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP. कि आप जितनी तेज़ी से प्राइमरी का करंट चेंज करेंगे सेकेंडरी का फ्लक्स भी उतनी तेज़ी से चेंज होगा. ठीक हो गया. और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट. आप यूँ इक्वेशन लिख लें, वेल एंड गुड. यूँ नहीं लिखनी तो आप यूँ लिख लें कि सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स होगा डेल्टा फाई S विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द प्राइमरी करंट. कि आप जितनी तेज़ी से प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे सेकेंडरी का फ्लक्स उतनी तेज़ी से चेंज होगा. और वो n टाइम्स होता है, क्योंकि अगर एक टर्न होता तो 1 लिखते, यहाँ पर सेकेंडरी की टर्न है 1 2 3 4 5, तो हम तो 5 टाइम लिखेंगे उसको. हमें पता है कि वो 5 टाइम इन सब का फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना, तो उससे 5 का. तो नेक्स्ट हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो NS फाई S इज इक्वल टू M डेल्टा IP. ये M क्या चीज़ है? M यहाँ पर लगाया हमने कांस्टेंट के तौर पर. दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी.
और यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम है, दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस m का नाम क्या है? दिस इज़ द कांस्टेंट फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे एंड में। ठीक है, जब प्रूफ पूरा हो जाएगा ना, वहाँ पर मैं जाकर इसको डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। अब NS डेल्टा फाई एस किसकी इक्वल है? M डेल्टा IP पुट करें पहली इक्वेशन के अंदर, तो ये है आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 के इस वैल्यू को NS डेल्टा फाई एस को आप यहाँ पुट कर दें। बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ यूँ हो जाएगी, ES इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई M डेल्टा IP ओवर T टोटल टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट आप M के लिए इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम M के लिए लिखें, हम यहाँ पर EMF को डिफ़ाइन करते हैं कि ये सेकेंडरी EMF है किसकी इक्वल। दिस सेकेंडरी EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। ठीक है, कि जितनी तेज़ी से आप प्राइमरी करंट चेंज करेंगे EMF उतनी ज़्यादा। ठीक है, सेकेंडरी EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। जितनी तेज़ी से आप प्राइमरी करंट को चेंज करेंगे सेकेंडरी EMF उतनी ज़्यादा। इफ़ यू मूव इट स्लोअर देन EMF विल बी लेसर। ठीक है, कि आप जितनी तेज़ी से रियोस्टेट को मूव करवाएंगे EMF उतनी ज़्यादा, अगर आप उसको स्लो मूव करवाएंगे तो EMF कम प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस नेगेटिव साइन? अगेन दिस नेगेटिव साइन शोज अबाउट लेंज़ेस लॉ। ठीक है, इनके नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टूवर्ड्स लेंज़ेस लॉ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टूवर्ड्स लेंज़ेस लॉ कि जिस वजह से EMF प्रोड्यूस हो रही है उस वजह की मुखालफत होगी। इंडिकेट्स लेंज़ेस लॉ, कि ये लेंज़ेस लॉ के बारे में बता रहा है नेगेटिव साइन, कि जिस वजह से आप EMF सर्किट में इंड्यूस कर रहे हैं उस वजह की मुखालफत होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर करें, ऑल्टर करके लिए हम M के लिए लिखें तो ये T मल्टीप्लाई हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो माइनस साइन है वो तो डायरेक्शन का है। M क्या चीज़ थी? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक उसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। M एक कांस्टेंट है तो वो साइन सेंसिटिव नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन जो M है कांस्टेंट, इट इज़ नॉट द साइन सेंसिटिव, तो उसके लिए आपने कोई साइन नहीं लगाना। तो आप जब M के लिए फॉर्मूला लिखेंगे T को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ES इंटू T इज इक्वल्स टू M डेल्टा IP। M के लिए ये फार्मूला लिखें तो IP जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो M के लिए ये फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, IP ने इधर आकर डिवाइड होना है, ES इंटू T ओवर IP। क्लियर? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है देन यू कैन डिवाइड दिस T on IP, you can move towards the third denominator, and if we move it towards the third denominator we get M is equal to ES over IP over T, और ये IP डेल्टा IP था, सॉरी। अब यहाँ से डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? IP प्राइमरी करंट, ठीक है। T क्या चीज़ है? टाइम। ES क्या चीज़ है? सेकेंडरी वोल्टेज। और M क्या चीज़ है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक हो गया। ES सेकेंडरी EMF। अगर एक सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट का चेंज आया प्राइमरी में, ठीक है, तो आप इस चीज़ को यूँ कह लें, इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ change of current in primary coil is
1 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज कितना हो 1 एम्पेयर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितने एम्पेयर 1 एम्पेयर, और ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो 1 वोल्ट, टाइम की वैल्यू भी 1 सेकेंड, करंट की वैल्यू भी, चेंज इन करंट की भी 1 एम्पेयर, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से अगर हम लिखें दैट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। हु इज हेनरी? हेनरी साइंटिस्ट थे यूएसए के, और इन्होंने इनकी सेम वही फार्मूला फैराडे के पैरेलल इन्होंने ये म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से ईएमएफ फाइंड की थी। हमने पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना म्यूचुअल इंडक्शन को, हमने वहाँ पर ये बात सीखी कि जितनी तेज़ी से आप एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं वो ऑन एंड ऑफ करके वहाँ पर हमने किया था, तो उसी तरह दूसरी कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये फिनोमेनन करने वाले जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए। सो हम उनके नाम के को क्रेडिट देने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या लिखते हैं, वी राइट द यूनिट हेनरी। और 1 हेनरी किसके इक्वल है, इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट इज़ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, के मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर आप 1 एम्पेयर करंट चेंज करें और जो ईएमएफ प्रोड्यूस है वो 1 वोल्ट हो, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज हो और ईएमएफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो, देन म्यूचुअल इंडक्शन विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। और इसके लिए दूसरा जो यूनिट यूज़ किया जाता है, इसके लिए दूसरा यूनिट हम यूज़ करते हैं वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। आप यहाँ से यूनिट निकाल लें, ईएमएफ के लिए वोल्ट, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये भी हेनरी के इक्वल ही है। वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इट इज़ इक्वल टू हेनरी, ये दूसरा यूनिट। ये यूँ कह लें आप इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स। और वो जो एच लिख रखा है हमने हेनरी के लिए, वो हमने किस बात का लिख रखा है, वो हमने लिख रखा है साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए। जिस तरह फोर्स का यूनिट न्यूटन तो नहीं है, ऐसा सिस्टम में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको पढ़ते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज जब आप बात करते हैं तो उसी चीज़ को जब हम यहाँ पर इस तरह अप्लाई करते हैं तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हेनरी लिख देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। इसी तरह आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किया था, आपने वहाँ पर यूनिट लिख दिया था टेस्ला, इन ऑर्डर टू गिव द क्रेडिट टू साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, और वो यूनिट किसके इक्वल थे, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए समटाइम्स वी डू द सेम, और यही चीज़ हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर जब हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। तो वो पूरे का पूरे टॉपिक का जो सम अप होता है, वो जो समरी होती है वो क्या है कि हमने किया क्या, हमने इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, इन बाय यूजिंग अ रियोस्टैट। व्हेन वी मूव द टर्मिनल ऑफ द रियोस्टैट, then we change the current in the circuit, because by moving the rheostat we increase or decrease the resistance relatively. If we are moving away from the terminal we are increasing the resistance, and if we are moving towards the terminal we are decreasing the resistance. जब resistance कम ज़्यादा होती है तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। If the resistance is greater the current will be lesser and vice versa. So सर्किट के अंदर करंट की अमाउंट चेंज हो जाएगी, एंड व्हेन सर्किट हैज़ लेसर और लार्जर अमाउंट ऑफ करंट तो उस हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द करंट, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द करंट लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, greater will be the amount of magnetic field, lesser is the current, lesser will be the amount of magnetic field. कि अगर करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। सो रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा करने से करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल पर इफेक्ट हो रहा है। कभी उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है, कभी उसको मैग्नेटिक फील्ड कम मिल रहा है। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है तब उसमें ईएमएफ तब भी प्रोड्यूस हो रही है, जब उसे कम हो जाता है तब भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम रोक क्यों नहीं देते मैक्सिमम करके, कि हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो करके करंट मैक्सिमम कर दें, उसको तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फ्लक्स मैक्सिमम पड़ा भी रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता। ईएमएफ कब इंड्यूस होती है, व्हेन देयर इज़ चेंज इन द फ्लक्स। जब फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इन ऑर्डर टू चेंज दिस फ्लक्स वी मूव द टर्मिनल अगेंस्ट द रियोस्टैट। हम रियोस्टैट को टर्मिनल को मूव करते रहते हैं ताकि हमें
कॉन्टीन्यूसली करंट की वैल्यू चेंज होती मिले, मैंने लिखा है यहाँ पर, इट विल चेंज द प्राइमरी करंट कॉन्टीन्यूसली, रियोस्टेट ये प्राइमरी करंट को मुसलसल चेंज करेगा। जब तक करंट मुसलसल चेंज होता रहेगा ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। अगर आप करंट को चेंज नहीं करते ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पर किया कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एन को भूल जाए, जो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर आप प्राइमरी कॉइल के अंदर तेज़ी के साथ करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी तेज़ी से चेंज होगा। अगर आप स्लोली करंट चेंज करेंगे फ्लक्स भी स्लोली होगा। और एन एस वो मल्टीपल है, जिस तरह फैराडे में था कि नंबर ऑफ टर्न्स पे वो हमेशा डिपेंड करता है, उतने टाइम्स बढ़ जाता है। अगर टर्न्स 2 हैं डबल, 3 है ट्रिपल एंड सो ऑन। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? If rate of change of current is 1 ampere per second and the EMF in the secondary coil is 1 volt, then the mutual inductance will be equal to 1 Henry. So next हमने m delta IP को यहाँ पुट कर दिया ns delta phi s की जगह पर m delta IP, और यहाँ से हमने m को एक लम्हे के लिए हमने डिफाइन करने के लिए हमने m को रिमूव कर दिया। तो हमने कहा कि सेकेंडरी के अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स अबाउट द लेंज़ेस लॉ। और लास्ट पे हमने m को डिफाइन करने के लिए t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लिया, m डेल्टा आई इज इक्वल टू ई एस टी, और डेल्टा आई पी को यहाँ पर कर दें डिवाइड, सो m विल बी इक्वल टू एस टी ओवर टी। टी को थर्ड डिनोमिनेटर में ले गए ताकि हम 1 हेनरी को डिफाइन कर सकें, और 1 हेनरी किसकी इक्वल है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। और ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको आने चाहिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं कि उनको पेपर में ना लिखें बेशक, लेकिन ये आपको पता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी से बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज़ सेल्फ इंडक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।